हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे केल्डार सिद्धांत की पिछले अपने वीडियो में, और उसको मुझे छोड़ देना पड़ा था इसलिए कि उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा होने लगा था। मैं 5 मिनट से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि वीडियो ना बनाऊँ ताकि आप लोग इजीली उसको देख सकें और आपका कंसंट्रेशन बना रहे। तो हम बात कर रहे थे कि केल्डार का व्यापार चक्र कैसे पैदा होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि चूंकि सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि केल्डार जो है वो अपने बचत और विनियोग को गैर रैखिक लेकर चलते हैं, और गैर रैखिक में भी उनका जो पाया जाता है वो आपका इस तरीके से होता है कि उसमें कई वेव्स बनती हैं और कई इसमें इंटरसेक्शंस पॉइंट आपको मिलते हैं। हमने 3 इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे चुने हैं जो केल्डार चुनते हैं। 2 स्टेबल पॉइंट है और बीच में एक अनस्टेबल पॉइंट है। तो जब एक अनस्टेबल पॉइंट जिसको मैंने बी नाम दे दिया था, और 2 जो लिमिट के रूप में हमने आपको बताया स्टेबल पॉइंट्स, उसको ए और बी नाम दे दिया था। अब अगर हम बी में से, ये भी मैंने बताया चूंकि ये अनस्टेबल है और इसकी कंडीशन कैसी है, किसी कंडीशन ऐसी है कि इससे ऊपर हटेंगे तो निवेश हमारा बचत से ज्यादा होगा और इसके नीचे जाएंगे तो बचत हमारे निवेश से ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में नीचे तरफ अगर अनस्टेबिलिटी आएगी तो हम नीचे की तरफ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ हमारी अनस्टेबिलिटी आएगी तो हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारा निवेश जो है बचत से बढ़ने लग जाता है, किसी भी कारण से अनस्टेबल कंडीशन होती है और निवेश जो है बचत से ज्यादा होने लग जाता है, तो हम ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। ऊपर की तरफ ये आपका अनस्टेबल कंडीशन जो है ये पूर्ण रोजगार के स्तर को प्रदर्शित कर रही है, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा विस्तार शुरू हो जाएगा, मुद्रास्फीति फैलने लगेगी, और ये निवेश जो है आपके आयों को पैदा करेंगे। आय जो है आपकी मांग को पैदा करेगी, मांग आपकी कीमतों को पैदा करेगी, ज़्यादा करेगी, बढ़ा देगी, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्पादन बहुत नहीं मिल पाएगा, उतना नहीं मिल पाएगा जितना कि आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, लाभ बढ़ता चला जाएगा, और ये पुनः निवेशों को बढ़ाता चला जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती चली जाएगी जब तक कि आपकी जो स्टेबल कंडीशन थी आप उस तक नहीं पहुंच जाते हैं। और जब आप स्टेबल कंडीशन के पास आते हैं तो स्टेबल कंडीशन वो आपकी यहाँ से आने वाली अनस्टेबल कंडीशन, और स्टेबल कंडीशन जब कोइंसाइड कर जाती है तो वो भी अनस्टेबल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है? वो इसलिए कन्वर्ट हो जाती है कि जैसे जैसे विस्तार बढ़ रहे हैं पूर्ण रोजगार के ऊपर, आपके पास उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सी तकनीकी नहीं है, आपके संसाधन पूर्ण प्रयोग हो चुके हैं, तो धीरे धीरे आंतरिक स्वरूप से लागतें बढ़ने लग जाती हैं और लाभ कम होने लग जाते हैं, और बाह्य स्वरूप से सरकार पर दबाव पड़ता है तो वो मौद्रिक और वित्तीय नीतियों को करने लग जाती है, नियंत्रण करने लग जाती है, जिस वजह से एक टर्निंग पॉइंट प्रारंभ हो जाता है। तो आप अपने अप पॉइंट पर पहुंच करके, यानी कि उस कॉन्साइड होने के बाद वो कंडीशंस रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, और उस जगह पर आकर के आपकी बचत जो है वो निवेशों से ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि लाभ कम हो रहे हैं। तो लाभ कम होने के कारण आपकी निवेश कम होने लगते हैं, आय कम होने लगती है, तो धीरे धीरे आपके निवेश गिरने लग जाते हैं और वो बचतों से ऊंचे होने लग जाती है। सॉरी, बचत जो है आपने निवेशों से ऊंची होने लग जाती है, और वह टर्निंग कंडीशंस आपकी आने लग जाती हैं। यह टर्निंग कंडीशंस आपको नीचे, यानी कि नीचे की तरफ घसीटती है, आर्थिक क्रियाओं को नीचे लेकर आती है, और आर्थिक क्रियाएं धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। और आर्थिक क्रियाएं कम होते होते, यानी कि निवेश कम होंगे तो आय कम होगी, आय कम होगी तो आपके उपभोग कम होंगे, उपभोग कम होंगे तो कीमतें कम, मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमतें कम होंगी, कीमतें कम होगी, लाभ कम होंगे, निवेश कम होंगे, और ये चक्र आपका रिवर्स कंडीशन में चलने लग जाता है। और चलते चलते यही आपका जो बी और सी आपका कॉन्साइड कर गया था, ये सी को पुनः छोड़ देता है और वापस बी पॉइंट लौटने लगता है, और लौटते लौटते ये वापस जा करके ए से कॉन्साइड कर जाता है। ए से कॉन्साइड करने के बाद धीरे धीरे जब आपकी गति मंद की अवस्था आने लग जाती है, गति मंद होने लग जाती है आर्थिक क्रियाओं की, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, क्या बाह्य तरीके से ये चीज़ें आने लग जाती हैं कि सरकार जो है मौद्रिक और अपनी वित्तीय नीति को प्रोत्साहित करने लग जाती है, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने लग जाती है, और निवेशक भी सोचता है कि अब हमको थोड़ा सा उत्पादन करना चाहिए जिससे कि मांग को बढ़ाया जा सके। उपभोक्ता भी ये सोचता है कि अब इससे ज़्यादा कीमतें नहीं गिरेंगी, हमको वस्तुओं को क्रय कर लेना चाहिए, वस्तुओं की मांगें कर लेनी चाहिए, और ऐसी अवस्था में पुनः निवेश जो है आपकी बचत से बढ़ने लग जाते हैं, और जो ए पॉइंट है वो बी से हट जाता है और बी पॉइंट फिर ऊपर की तरफ चलने लगता है, यानी कि उसमें विस्तार की प्रक्रिया आनी प्रारंभ हो जाती है। तो आपके केल्डार के अनुसार अनस्टेबल का जो बचत और विनियोग का है, उसके कारण ही ये आपकी व्यापार चक्र है जो है पाए जाते हैं। एक बार वो विस्तार की तरफ जाते हैं और एक बार वो मंदी की तरफ आते हैं, फिर विस्तार की तरफ जाते हैं, फिर मंदी की तरफ आते हैं, और ये प्रक्रियाएं इसी तरह से चलती रहती हैं। तो केल्डार ने इसका मुख्य दायित्व जो है वो निवेश और बचत को दिया है, और वो भी इस कारण से
क्योंकि ये गैर रैखिक है। अगर ये रैखिक फलन होते तो इसमें एक ही स्टेबल कंडीशन होती, इसमें अनस्टेबल की कंडीशंस नहीं पाई जाती। तो मुझे लगता है कि आज आपको फिर एक अच्छी जानकारी मिली है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।